हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 जनरल अवेयरनेस सेशन से जो भी आपके 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। आप बोल सकते हैं 2 दिसंबर 2022 के दिन आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। 11:45 AM से लेकर के 12:45 PM के बीच में आपका ये पर्टिकुलर शिफ्ट की टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे इस पर्टिकुलर एग्जाम में। आप बोल सकते हैं मैं इन सारे क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 में बेसिकली आपके जो है 40 सेट्स पूछे गए थे, जिससे में मैं आपके साथ जो है ये सेट नंबर 8 में डिस्कस कर रहा हूं। ऑलरेडी मैं आपके साथ इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा सेट नंबर 7 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं 1 to 7। तो आप पर्टिकुलर इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। मैं इन सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं और मैं आपको साथ के साथ मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि किस सोर्स से बेसिकली जो है ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल के जो भी एग्जामिनर इस पर्टिकुलर पेपर को जो सेट करते हैं। ओके, तो सोर्स का पता भी मैं लगाने की पूरी कोशिश करता हूं। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है एनसीईआरटी बुक से पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे साइंस के क्वेश्चन है जो आपको 11th या फिर 12th के एनसीईआरटी बुक से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आपके 25 सेट्स में से 2 और 3 क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं कि जो है 12th बायोलॉजी या फिर बोल सकते हैं कि जो है आपके केमिस्ट्री के से पूछे गए थे। मैं इन सारे 40 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं एनालिसिस करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि बिना एनालिसिस के किसी भी वीडियो को अपलोड करता ही नहीं हूं। और मैं काफी क्वेश्चंस को डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये सारा का सारा जो भी कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ काफी हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। बिंबवती देवी जो है एक एक्सपोनेंट थी, विख्यात थी, आप बोल सकते हैं जो है किस इंडियन डांस फॉर्म की। तो आपको आंसर करना है छऊ या फिर मणिपुरी या फिर जो है कथकली या फिर ओडिसी। तो आपको याद भी रखना है ये मणिपुरी जो है बोल सकते हैं कि जो बिंबवती देवी जो है एक एक्सपोनेंट डांसर थी, और ये मणिपुरी जो है बेसिकली आपका जो एक क्लासिकल डांस है। ओके, और ये क्लासिकल डांस जो आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। ओके, तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट टेबल भी आपको याद रखना है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप पीवाईक्यू को देखेंगे एसएससी के एग्जाम्स के, तो ये क्वेश्चंस आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। भारतनाट्यम जो है आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। ये भी आपके जो 8 आपके जो है टोटल आपके जो 8 जो है क्लासिकल डांस है आपके जो है इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें से आपका फर्स्ट जो है भारतनाट्यम तमिलनाडु में स्टेट में हमें देखने को मिलता है। कथक जो है नॉर्थ इंडिया, आप स्पेशली यूपी भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मेंशन है तो आप मार्क कर सकते हैं। कथकली और ये आपका जो है मोहिनीअट्टम दोनों आपको जो है केरल में देखने को मिलेगा। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, और ये मणिपुर जो है ये मणिपुर स्टेट में हमें देखने को मिलता है। और ये ओडिसी जो है हमें देखने को मिलता है ओडिशा में। और ये सतरिया जो है ये आपका जो है असम का जो है ये क्लासिकल डांस है। कुछ एक्सपोनेंट का भी नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपके जो है भारतनाट्यम के रुक्मणी देवी, और उसके बाद से जो है पद्मा सुब्रमण्यम, और उसके बाद से जो है ये आप याद रख सकते हैं सीमा कर्मणी। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रुक्मणी देवी का नाम जो है स्पेशली पूछा जाता है। ये बेसिकली एक्सपोनेंट थी, आप बोल सकते हैं भारतनाट्यम की। कथक जो है कथक के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट का नाम आप याद रख सकते हैं बिरजू महाराज, और उसके बाद से कथकली का जो है के आप बोल सकते हैं कि जो है कृष्णन नायर या फिर के नायर का नाम आप याद रख सकते हैं। और ये कुचिपुड़ी जो है मल्लिका साराभाई का नाम आप याद रख सकते हैं। ओके, और ये आपके ऑप्शन में मेंशन थे। ये छऊ डांस क्या होता है? छऊ डांस बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म होता है, और ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये फोक ट्रेडिशंस होता है, लोक आप बोल सकते हैं कि आपका ये नृत्य होता है। क्लियर? ये आपका जो क्लासिकल डांस इसको आप नहीं बोल सकते हैं, ये बेसिकली आपका जो है ये फोक डांस होता है। और ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पुरुलिया छऊ जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और ये सरायकेला छऊ आपको देखने को मिलेगा झारखंड स्टेट में, और ये मयूरभंज छऊ जो आपको देखने को मिलेगा ओडिशा स्टेट में। मयूरभंज बेसिकली आपका डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, जो बेसिकली आपका ये मयूरभंज छऊ डिस्ट्रिक्ट में ये आपका ये डांस देखने को मिलता है। क्लियर? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में।
और ये पुरुलिया हाउस जो है बेसिकली ये जो डांस जो है ये लिस्टेड भी है आपका जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, बेसिकली इस डांस को जो है लिस्ट भी किया गया है पुरुलिया हाउस के बारे में। तो ये पुरुलिया हाउस के बारे में आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन आपको आंसर करना है, अगर आपको आंसर पता है तो साथ के साथ आप आंसर भी मार्क करते रहिए और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, इट इज ये द ड्यूटी, ये आपका ड्यूटी होता है प्रत्येक सिटीजन का अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिटी और उसके साथ साथ इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ऑटोनॉमी को, या फिर जो अथॉरिटी के बारे में, या फिर ये सॉवरेनिटी की बात हो रही है, या फिर जो प्राइवेसी की बात हो रही है। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका ये जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट जो ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। और ये आपका जो है क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सॉवरेनिटी हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये जो आपका आइडिया जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का वो कहां से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इंडिया में इसको जो अडॉप्ट किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि रशिया, या फिर जो पहले से रशिया जो है किसका पार्ट था आपका, ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको 4th ए में जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। और ये 42nd अमेंडमेंट में बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। 4th ए में आपको ये देखने को मिलेगा। और किसके रिकमेंडेशन में, ये भी आपका पूछा जाता है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर जो है इस आपका ये पर्टिकुलर जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है इस फंडामेंटल ड्यूटीज को 4th ए में जो इसको क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी नंबर कितना था, तो आपका जो है 10 आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करता था, लेकिन आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया था 86th अमेंडमेंट, आप बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और ये आपका जो 11th ड्यूटीज जो होता है वो लिस्टेड है बेसिकली आपका जो है 51 ए में। और ये आप बोल सकते हैं कि जो है सारे के सारे जो आपके 11 ड्यूटीज जो आपको देखने को मिलेगा 51 ए में, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, ये आपका जो है पार्ट 4 ए में। और ये पार्ट 4 जो है बेसिकली आपका डीपीएसपी से बिलोंग करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो ये कॉन्सेप्ट है किस कंट्री से बेसिकली इंस्पायर है, डीपीएसपी, तो आप बोल सकते हैं आयरलैंड से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से फोकस करना है, मैं सारे के सारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जाता है, लास्ट वाला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाला जो इसको इंसर्ट किया गया था। और आप बोल सकते हैं कि जो इसमें क्या, इसमें जो है बेसिकली जो आपका 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को क्या किया जाता था कि जो इसको एजुकेशन देने की बात कही गई थी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा। ओके। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही वाला आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था, ये आपका जो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। क्लियर। तो आप ये इस पे एक नजर आप मार लीजिएगा बहुत अच्छे से। आप इतना तो समझदार हैं कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली आपका जो है वो इनकरेक्ट है, किसके बारे में, जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है मेंबर्स जो होता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर का, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपके जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये आपका पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या आपका जो है वो क्या है, आपका करेक्ट है, वो आपका एक करेक्ट है, क्योंकि आपके स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी आपके मेंबर्स जो होते हैं वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है आपका जो है ये आपके एक्ट्स होते हैं, बोल सकते हैं कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है कि वो बोल सकते हैं कि आपके ये करेक्ट हैं, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके, इनका जो ड्यूरेशन जो होता है, टाइम ड्यूरेशन आप बोल सकते हैं, कार्यकाल आप बोल सकते हैं, टेन्योर बोल सकते हैं, वो कितने ईयर का होता है, 5 ईयर्स का होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो बचा आपका ये 4th वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, ये इनकरेक्ट है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे मेंशन है, इनको रिमूवल की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर 4th स्टेटमेंट में, जो इनको ऑफिस से रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये बेसिकली अप्रूवल होता है किसके, रेजोल्यूशन के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो ये बेसिकली 4th वाला स्टेटमेंट आपका जो है वो इनकरेक्ट है, आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। ये जो आप यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन में किया है, और यहाँ पे बेसिकली आपको जो है फोकस करना है। ये जो वाइस प्रेसिडेंट्स की अगर रिमूवल की बात करें तो इनको ऑफिस से रिमूव किया जाता है एक रेजोल्यूशन के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा बेसिकली वो रेजोल्यूशन आपका ये पास किया जाता है मेजोरिटी के साथ, और ये आपका जो है एग्री किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के द्वारा जो है उस पर एग्री होती है,
तब इसको क्या किया जाता है कि आप बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव किया जाता है। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके बोल सकते हैं कि जो है ये प्रेसिडेंट के रूप में ये कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर जो प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो जब तक आप प्रेसिडेंट पद का इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो एज ए प्रेसिडेंट वो क्या कर सकते हैं कि वो वर्क कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं बीडी जत्ती जो है वाइस प्रेसिडेंट थे और ये एज ए प्रेसिडेंट के रूप में वो एक्ट किए थे। किसके डेथ के बाद से? फखरुद्दीन अली अहमद के बोल सकते हैं कि आपके राष्ट्रपति जी थे और ये इनकी जब डेथ हो गई थी तो आप बोल सकते हैं कि बीडी जत्ती जी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो एक्ट किए थे। क्लियर? तब तक एक्ट किए थे जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए थे तब तक। क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको आंसर भी करना है। ये आपका जो है कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस जो है एक्कम्पनीड होता है बेसिकली जो है किस म्यूजिक के साथ? तो ये बहुत ही प्यारा सा आपसे क्वेश्चन पूछा है। कुचिपुड़ी के बारे में तो आप जानते हैं कि ये क्लासिकल डांस है और ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, लेकिन ये किसके साथ इसका म्यूजिक जो है बेसिकली एक्कम्पनीड होता है? कजरी या फिर सैती या फिर कार्नेटिक म्यूजिक या फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका जो है ये रिलेशन होता है इसका जो है कार्नेटिक म्यूजिक के साथ। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस होता है आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ये कार्नेटिक म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा और आप बोल सकते हैं कि जो है साउथ इंडियन स्टेट में देखने को मिलेगा लाइक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। और ये बोल सकते हैं कि जो है ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं जो है आपके द्रविडियन कल्चर को। ये आपका जो है कर्नाटिक म्यूजिक। ओके, और ये अगर मैं बात करूं कि ये बेसिकली किसके का ये सिस्टम होता है तो आप ये रागा और उसके साथ साथ जो है आप ये ताला या फिर तल बोल सकते हैं कि जो है रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशंस में का ये कॉम्पोजिशन होता है आपका ये पर्टिकुलर कार्नेटिक म्यूजिक। और ये कजरी जो होता है एक फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग होता है, नॉट फोक डांस। ये बेसिकली जो है फोक सॉन्ग होता है, लोक गीत होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। जो आप बोल सकते हैं कि आपका ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जेनरा में जो आपका परफॉर्म किया जाता है कब? ये बरसात के दिनों में बेसिकली कजरी फोक सॉन्ग को जो है परफॉर्म किया जाता है यूजुअली जून से सितंबर के महीने में। ये बेसिकली आपका कजरी बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो है इसको क्या किया जाता है कि इसको गाया जाता है बरसात के दिनों में। सैती की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपका सेमी क्लासिकल सॉन्ग होता है और ये जो है इसको कब जो है वो किया जाता है, मतलब कि सैती आपका हिंदू कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ जो होता है वो चैत होता है। तो इस पर्टिकुलर मंथ में इसको क्या किया जाता है, इसको गीत इस पर्टिकुलर फोक क्लासिकल सेमी क्लासिकल सॉन्ग को जो है वो गाया जाता है। और ये होली मंथ भी होता है आपका जो श्री रामनवमी हमें देखने को मिलता है मार्च या अप्रैल हिंदी इंग्लिश मंथ की अगर मैं बात करूँ तो। क्लियर? और ये हिंदुस्तानी म्यूजिक जो होता है एक एलिमेंट आप बोल सकते हैं कि एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशंस इसमें देखने को मिलता है और ये वैदिक फिलॉसफी और उसके साथ साथ ये पर्शियन ट्रेडिशंस उसमें भी देखने को मिलता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। तो जो भी आपके ऑप्शंस में मेंशन थे मैंने सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिटेल में मैं डिस्कस किया। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है बजट के हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया था। इंडियन बजट में जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टेटमेंट जो आपका स्टेटमेंट था उसको हाईलाइट किया गया था। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो है जेंडर सेंसिटिविटीज को जो आपका बजट एलोकेशंस में बेसिकली आपका जो है जेंडर सेंसिटिविटीज को ध्यान में रख करके जो है एलोकेशन करने की बात कही गई थी। और ये पहली बार जो है इंडियन बजट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब जो है जेंडर सेंसिटिविटीज की बात कही गई थी? 2008-9 के बजट में या फिर 2010-11 के बजट में या फिर 2005-6 के बजट में या फिर 2001-2 के बजट में? तो याद रखिए ये आपका पर्टिकुलर जो आपका स्टेटमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन बजट में 2005-6 में। इसका आंसर आपका पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। जेंडर बजट जो स्टेटमेंट जो है जीबीएस को जो है सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन बजट में 2005-6 में। और ये जीबीएस स्टेटमेंट जो होता है दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। पार्ट 1 जो होता है बेसिकली ये रिफ्लेक्ट्स करता है वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स को बारे में और इसमें क्या होता है कि 100% आपका एलोकेशन होता है किसके लिए? वुमेन के लिए। लेकिन पार्ट बी जो है ये रिफ्लेक्ट्स करता है किसको? प्रो वुमेन स्कीम्स के बारे में। और ये इसमें कम से कम जो है 30% का जो है क्या किया जाता है कि एलोकेशन किया जाता है वुमेन के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपका एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। क्वेश्चन आपसे बेसिकली करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछा गया था। आपको बताना है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उनके अनुसार जो है एक न्यू डिस्प्ले जो है इमेज आपको देखने को मिलेगा किसके साथ जो वार्निंग रिटन आपका लिखा होगा टोबैको जो आपका प्रोडक्ट जो होता है ये वार्निंग क्या लिखा होगा? टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ विल बी, ये आपका प्रिंटेड इसमें देखने को मिलेगा टोबैको प्रोडक्ट्स में। जो भी आपका जो मैन्युफैक्चर्ड होगा ये आपका जो है
कब, किसके बाद, किस डेट के बाद से आपको ये पर्टिकुलर लाइन जो है टोबैको प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिलेगा? 1 जनवरी 2023 के बाद से, या फिर 1 फरवरी 2023, या फिर 1 नवंबर 2022, या फिर 1 दिसंबर 2022। तो आपको याद रखना है 1 दिसंबर 2022 के बाद जो भी आपका टोबैको प्रोडक्ट जो इसकी प्रिंटेड जो होगी उसमें आपका एक पर्टिकुलर लाइन लिखा होगा टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ, और ये पर्टिकुलर एक न्यू डिस्प्ले इमेज के साथ। तो ये किसके अनुसार की ये बात किया गया था? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इसका आंसर आपका जो है 4th हो जाएगा, ऑप्शन 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, आप बोल सकते हैं कि जो है स्कूल किसके लिए, गर्ल्स के लिए, कहाँ पे, किस जगह पे? बॉम्बे या फिर सूरत या फिर लाहौर या फिर कलकत्ता। तो याद रखिए ये कलकत्ता में जो उन्होंने जो है कलकत्ता या फिर कलकत्ता, तो उन्होंने जो है एस्टैब्लिश करी थी किसके लिए, जो है गर्ल्स के लिए स्कूल। तो इसका आंसर आपका जो है 4th हो जाएगा। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था। विद्यासागर आप बोल सकते हैं कि उन्होंने स्टैब्लिश करी थी स्कूल जो गर्ल्स के लिए, और उन्होंने जब ये फर्स्ट स्कूल्स उन्होंने ओपन करी थी, बोल सकते हैं कि मिड 19 सेंचुरी में। उसके बाद से आप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप याद रख सकते हैं, रास सुंदरी देवी। उन्होंने क्या करी थी कि जो आप बोल सकते हैं कि जो फ्लिकरिंग लाइट एंड कैंडल्स में उन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद से जो है जो आपको देखने को मिला गर्ल्स के लिए जो स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, जो आर्य समाज के द्वारा पंजाब में, और उसके बाद से ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा जो है एस्टैब्लिश करी गई थी स्कूल गर्ल्स के लिए, कहाँ पे, जो है महाराष्ट्र में। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ये जो प्रपोज किया गया था रॉलेट एक्ट 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, जो बेसिकली ये अलाउ करता था डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। जो भी आपका पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उसको डिटेंशन किया जाता था विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल में, कितने दिनों तक? ये आपको आंसर करना है, 2 इयर्स तक, या फिर जो है 6 मंथ्स का ट्रायल था, या आपका जो है, या फिर जो है 2 मंथ्स का, या फिर 1 ईयर। तो ये बेसिकली आपका ये 2 इयर्स का था। क्लियर? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के बारे में आप याद रख सकते हैं, रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था 1919 में। बोल सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा इस पर्टिकुलर रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, आप ऐसा बोल सकते हैं, खिलाफ में रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है इसको लेकर के, जो है जालियांवाला बाग एट्रोसिटीज जो हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वो बेसिकली जो है जनरल डायर ने जो अमृतसर में, या फिर जो बैसाखी के दिन जो 13 अप्रैल 1919, ये आपसे डेट भी पूछा जाता है जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में आपका ये पर्टिकुलर जो है बोल सकते हैं कि जो ये हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इस कांड को लेकर के जो है, जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जो नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी, रिनाउंस कर दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, रॉलेट एक्ट के खिलाफत में ही आपका ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये जालियांवाला बाग एट्रोसिटीज हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये आपका जो है बोल सकते हैं कि ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन, और ये लोकल विंड से पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे पूछा गया, लोकल विंड। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका ये करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट आपका काल बैसाखी, इसको हम ऑटमन विंड्स भी कहते हैं, या फिर जो ऑटमन विंड, या फिर जो है ऑटम विंड्स, या फिर ट्रेड विंड्स, या फिर ट्रेड विंड्स को हम विंटर स्नो स्टॉर्म भी कहते हैं, या फिर लू को हम हॉट विंड कहते हैं, या फिर लू को विंटर स्टॉर्मी विंड्स कहते हैं। तो याद रखिए बेसिकली ये आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट मैचिंग है। लू को हम हॉट विंड्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन 3 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका काल बैसाखी, जो इसे आसाम में हम किसके नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं बोर्दोई शिला। और ये कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में से हम पब्लिकेशन जो होता है इसे नॉर्वेस्टर के भी नाम से बोल सकते हैं, किसका सेकंड नाम आप बोल सकते हैं काल बैसाखी को। और ये आपको जो है ये रेनफॉल देखने को मिलेगा, थंडरस्टॉर्म होगा, इवेंट आपको देखने को मिलेगा थंडरस्टॉर्म। और ये बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ साथ आपको इंडियन स्टेट लाइक बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। कब? ये गर्मियों के दिनों में, ड्यूरिंग समर। क्लियर? और ये ट्रेड विंड्स, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो है स्टर्लीज, ट्रेड विंड्स या फिर स्टर्लीज को, ये आपका परमानेंट ईस्ट टू वेस्ट प्रीवेलिंग आपका जो है ये विंड्स होता है, जो आपको देखने को मिलेगा। आपको ये फ्लो होता है बेसिकली अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन पे। अर्थ का जो इक्वेटोरियल पार्ट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका अर्थ है, तो ये आपका इक्वेटोरियल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एक पर्टिकुलर ट्रेड विंड्स। क्लियर? और ये लू जो होता है बेसिकली आपका ये स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट विंड होता है, और ये ड्राई समर विंड में आपको देखने को मिलेगा। ये गर्मियों के दिनों में बेसिकली आपका ये लू देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन
पे आपको फोकस करना है। ये जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, स्कीम के बारे में यहाँ पे मेंशन है। बहिनी नाम का एक स्कीम जो है वो, इसका एम क्या था, इस पर्टिकुलर स्कीम में का एम ये था कि जो ये प्रोवाइड करा रही थी इस पर्टिकुलर स्कीम के दौरान जो 100% एसेस जो है फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स किसके लिए जो है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की जो भी आपकी गर्ल्स थी उसको जो 100% बोल सकते हैं कि जो है आपका ये फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स जो इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा जो है वो दिया जा रहा था। तो ये आपका ये पर्टिकुलर जो आपका ये जो स्कीम जो है ना, ये किस गवर्नमेंट के द्वारा जो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो याद रखिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ये आपका ये सिक्किम का स्कीम था, इसलिए इसका आंसर जो आपका सेकंड हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ये जो आपका कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो आया था 2022 में जो उसको प्रपोज किया गया था रिड्यूस करने के लिए टाइमलाइन फॉर द किसके लिए, सीसीआई टू पॉज ऑन एन ऑर्डर टू द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द 2010 डेज से लेकर कितने डेज कम करने की बात कही गई थी। तो ये बेसिकली आपका जो है 140 डेज या फिर 180 डेज या फिर 150 डेज या फिर जो है 190 डेज। तो याद रखिए 150 डेज 210 डेज से लेकर के जो है ये आपका रिड्यूस करने की बात कही थी ट्रांजैक्शन से आपका ये 150 डेज। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट में हम देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपका एक्सटेंड किया गया था फ्रॉम कहाँ से, इंडिया में कहाँ से कहाँ तक, ये आपसे पूछ रहा है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, अमृतसर टू कोलकाता या फिर चेन्नई टू कोलकाता या फिर आगरा टू कोलकाता। तो याद रखिए ये प्रेजेंट में जिसको एक्सटेंड किया गया था इस पर्टिकुलर रोड को जो है अमृतसर टू कोलकाता, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में आप याद रख सकते हैं कि इंडिया का ये वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट मेजर रोड से आपका ये ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसके रिलेटेड जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, ये आपसे पूछा भी जाता है। ये ग्रैंड ट्रंक रोड से रिलेटेड एक फेमस पर्सनैलिटी है, उनका नाम क्या है, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है बेसिकली इस ओल्ड रूट को जो है रीअलाइन किया गया था। और ये आप बोल सकते हैं कि जो है ये आपका जो है सोनरगांव और उसके साथ साथ ये रोहतास बेसिकली बिहार में एक जगह है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। कभी कभी ये शेरशाह सूरी से रिलेटेड भी पूछा जाता है। ये आपका ये ग्रैंड ट्रंक रोड इस फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है, ये बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। एवरेज सरकमफ्रेंस क्या होता है स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल का, जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है उसमें जो आपका स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल होता है उसका एवरेज सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। 7.89 इंचेस से लेकर के 8.45 इंचेस या फिर 10.46 इंचेस से लेकर के 10.90 इंचेस या फिर 9.45 इंचेस से लेकर के 10.20 इंचेस या फिर 8.81 इंचेस से लेकर के 9 इंचेस। तो आप बोल सकते हैं कि जो है आपका ये सरकमफ्रेंस जो होता है, एवरेज सरकमफ्रेंस जो होता है आपका स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल का जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना होता है 8.8 इंचेस से लेकर के 9 इंचेस तक आपका ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस होता है। क्लियर, निम्न में से किस फेस्टिवल को हम विजय उत्सव के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है, हम्पी फेस्टिवल को या फिर गंगा सागर मेला को या फिर पुष्कर फेयर को या फिर कोणार्क डांस फेस्टिवल को। तो याद रखिए ये जो आपका हम्पी फेस्टिवल इसे हम विजय उत्सव के भी नाम से जानते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट टेबल पे फोकस करना है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में एसएससी के एग्जाम्स में पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, ये आपका पूछा जाता है। अंबुबाची मेला जो है एनुअली हमें देखने को मिलता है कामाख्या टेम्पल आसाम में, और उसके बाद से जो है ये आपका जो है गंगा सागर फेयर, तो मेंशन भी है गंगा सागर फेयर देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। और ये आपका जो एनुअली ये भी आपका ये फेयर जो है कंडक्ट किया जाता है, बोल सकते हैं कि जो है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और ये आपका जो कुंभ मेला जो है ये आपका जो है 12 साल में एक बार देखने को मिलता है, प्रत्येक जगह पे होता है 12-12 साल के अंतराल पे, नासिक में, फिर उज्जैन में, उसके बाद से जो है आपका इलाहाबाद में, और उसके बाद से जो है आप बोल सकते हैं कि जो है ये आपका हरिद्वार में। और ये पुष्कर फेयर तो पूछा गया था आपके एग्जाम्स में, तो ये आपका जो है पुष्कर फेयर राजस्थान में देखने को मिलता है, एनुअली होता है फेस्टिवल। और आपका ये सोनपुर का जो कैटल फेयर जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एनुअली देखने को मिलता है। और आप बोल सकते हैं कि गंगा और उसके साथ साथ जो है ये आपका गंडक, दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस जो होता है, दोनों का संगम पे हमें ये पर्टिकुलर फेयर देखने को मिलता है, सोनपुर का जो कैटल फेयर। बहुत ही बोल सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये आपका सोनपुर का कैटल फेयर। क्लियर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ये जो आपका फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको बताना है कि आपका किस टाइप के जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर जो है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन या फिर जो है मानसून फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो याद रखिए आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपका जो है ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैं आपको फॉरेस्ट का इमेज दिखाता हूँ। ये आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपका ऐसा इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, आप ऐसा देख सकते हैं। और ये आपका जो है वेजिटेशन आप बोल सकते हैं कि जो मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसा देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन रीजन में। और ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और ये आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और ये आपका जो है कोनिफेरस फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं, जो है कोनिफेरस ट्रीज जो है इस टाइप का फॉरेस्ट हमें नजर आ रहा होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये कम से कम ये इमेज से क्लियरिटी आई किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ये आपके जो है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इंटीग्रेट किए थे बेसिकली जो है एक फिटनेस एंथुजियास्ट ऑफ द इसके लिए कंट्री का। और ये आपका फर्स्ट सेशन इसका जो फिट इंडिया डायलॉग का एक पार्ट था। और ये बेसिकली किसका पार्ट था? ये आपका फिट इंडिया मूवमेंट का पार्ट था। और ये फर्स्ट सेशन जो है फिट इंडिया डायलॉग का कब हुआ था? डेट आपसे पूछा गया है एग्जाम में, 24 सितंबर 2019 में या फिर 24 सितंबर 2018 में या फिर 24 सितंबर 2020 में, 2020 में या फिर 24 सितंबर 2021 में। तो ये बेसिकली आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 2020 में बेसिकली आपका ये फर्स्ट सेशन जो है फिट इंडिया डायलॉग का ये जो पार्ट था जो है फिट इंडिया मूवमेंट का, ये बेसिकली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसको इंटीग्रेट किया गया था। क्लियर? तो आई होप आपको ये फिटनेस से रिलेटेड था, आपको ऐसे याद रखना है, फिटनेस से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो है इंडिया में जो आपका जो इस्लामिक जो है बेसिकली आपका न्यू ईयर को कौन सा फेस्टिवल जो है वो मार्क करता है। और वो पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट भी किया जाता है। क्लियर? तो मिलादुल नबी की बात हो रही, इस फेस्टिवल की बात हो रही, या फिर जो है मुहर्रम की बात हो रही, या फिर ईद उल जुहा की बात हो रही, या फिर ईद उल फितर की बात हो रही है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो सके? इसका मुहर्रम जो होता है बेसिकली आपका ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो है बोल सकते हैं कि जो है ये इस्लामिक न्यू ईयर को क्या करता है कि ये इंडिया में ये मार्क करता है। और ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ईद उल फितर की अगर मैं बात करूं तो रमजान का जो महीना जब जैसे ही फिनिश होता है तो उसके नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है ईद उल फितर। और ईद उल जुहा या फिर ईद उल अज़हा जो होता है बेसिकली से हम बकरीद या फिर इसे ईद के भी नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली आपका ये क्या करता है कि इन्वॉल्व करता है सैक्रिफाइस ऑफ गोट। इसमें पर्टिकुलर जो है बकरी की बलि दी जाती है। बकरी जो होता है ना, गोट मींस क्या होता है? बकरी। तो बकरी की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि फेस्टिवल में। और उसके बाद से गोट भी होता है या फिर आपका बकरा भी होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सैक्रिफाइस दी जाती है। क्लियर? और ये बोल सकते हैं कि 12th मंथ जो होता है ना, 12वां मंथ जो होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर का, उसमें ये कॉमेमोरेट किया जाता है। और ये मिलादुल नबी जो होता है, इस फेस्टिवल को हम किसके नाम से जानते हैं? बरह वफद के भी नाम से जानते हैं। और ये आपका जो किसको याद करता है, कॉमेमोरेट करता है? तो प्रोफेट मोहम्मद बर्थ एनिवर्सरी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और ये मुहर्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका ये सॉरोफुल बोल सकते हैं कि दुखी का दिन होता है। और इस दिन बेसिकली जो है कॉमेमोरेट याद किया जाता है किसको? जो है लॉस ऑफ हुसैन। ये आपके जो किसके लड़के थे? अली के ये पुत्र थे आपके जो है हुसैन, उसके जो है बोल सकते हैं कॉमेमोरेट किया जाता है। और ये बेसिकली आपका जो है फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर भी ये मार्क कर रहा होता है पर्टिकुलर फेस्टिवल मुहर्रम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ये बेसिकली जो है इस ईयर में जो है बेसिकली आपका ट्रीटी ऑफ द सालवाई जो इसको साइन किया गया था 1817 में या फिर 1769 में या फिर 1800 में या फिर 1782 में। तो ये पर्टिकुलर आपका ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है वो साइन किया गया था 1782 में। बेसिकली आपका ये ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन है 17 मई 1782 में आपका ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है वो क्या किया गया था? साइन किया गया था। किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ साथ जो है मराठास के बीच ये पर्टिकुलर आपका ये ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है वो इसको क्या किया गया था कि आपका ये साइन किया गया था। और ये सालवाई जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। आप बोल सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आपका सालवाई आपका ये लोकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको
9 या 10th के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, साइंस के एनसीईआरटी में। लाइमस्टोन चॉक और उसके साथ साथ मार्बल जो होता है बेसिकली आपके डिफरेंट फॉर्म्स होता है। किसका डिफरेंट फॉर्म्स होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या होगा कैल्शियम फॉस्फेट का? बहुत ही सिंपल है, कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है, फॉस्फेट का वैलेंसी आपका जो है वो -3 होता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला देखने को मिलेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या किसके नाम से जानते हैं? स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, और ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaO के नाम से जानते हैं, और ये आपका जो क्विक लाइम होता है, क्या होता है? क्विक लाइम होता है आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका CaCO3 होता है। और आप बोल सकते हैं कि जो आपका लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल तीनों आपके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, किसके आपके फॉर्म्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4th हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कैल्शियम अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल इन तीनों का भी फॉर्मूला आपका जो है CaCO3 ही होता है। ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आंसर करना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका इनकरेक्ट है, जो आपका जो है हर्षवर्धन किंग से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन उन्होंने रूल करी थी लगभग आप बोल सकते हैं कि 1400 साल पहले, और ये आपके ह्वेनसांग जुआन जैंग बोल सकते हैं, किसको प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में ह्वेनसांग। और ये जो है बहुत लंबा समय स्पेंड किए थे हर्ष के कोर्ट में या फिर हर्ष के दरबार में रहे थे आपके जो ह्वेनसांग। ये भी स्टेटमेंट बेसिकली आपका जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो H फॉर हर्षवर्धन होता है और H फॉर आपका जो है ह्वेनसांग होता है। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ये आपके जो है चीनी ट्रेवलर थे, चीनी यात्री थे, और हर्षवर्धन जो है आपके जो है ह्वेनसांग के समय आए थे। जो सॉरी, ये आपका जो है हर्षवर्धन तो किंग थे, लेकिन ये आए थे कौन? आपके जो है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर। और ये आपके जो थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिसेन। नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि हरिसेन जो है आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को जिसे हम भारत के नेपोलियन के भी नाम से जानते हैं, तो ये बेसिकली आपके गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं समुद्रगुप्त। तो उसके दरबारी कवि जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी करी थी, हरिसेन, तो उसके दरबारी कवि थे। क्लियर। तो स्टेटमेंट नंबर आपका 3 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये आपका हर्ष चरित्र जो है, जो आपका बायोग्राफी है, जो बेसिकली आप किसके द्वारा ये रिटन किया गया था? ये जो है हर्षवर्धन का ये बायोग्राफी है, और ये बोल सकते हैं कि बाणभट्ट के द्वारा जो है संस्कृत लैंग्वेज में इसको रिटन किया गया था। क्लियर। तो ये भी स्टेटमेंट आपका 4th करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा होगा? 3rd आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आप इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, याद भी रखना है कि उन्होंने बेसिकली हर्ष ने क्या करी थी कि हर्ष ने जो है नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करी थी, और इस जो आपका ये दक्कन मार्च के दौरान, तो इसको उन्होंने पॉज, किसने इसको स्टॉप किया था इस पर्टिकुलर दक्कन मार्च को? तो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन द्वितीय ने इनको क्या किया था? स्टॉप किया था नर्मदा रिवर को क्रॉस करने से। लेकिन उन्होंने, आपको याद रखना है, हर्ष ने जो है बेसिकली क्या करी थी, जो उन्होंने जो इनके जो ब्रदर इन लॉज थे, इनकी हत्या जो है, जो कन्नौज के रूलर थे, इनकी हत्या जो है बंगाल के रूलर के द्वारा किया गया था। तो उन्होंने जो है कुछ किंगडम जो है उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेसर से, कह सकते हैं कि कन्नौज ट्रांसफर करी थी, और ये थानेसर के किंग थे आपके ये हर्ष। और ये आपके उन्होंने आर्मी को लीड भी करी थी, रूलर ऑफ द बंगाल, और वहां पर उन्होंने जो है सक्सेसफुली आप बोल सकते हैं कॉन्कर्ड भी, उन्होंने जीत भी हासिल करी थी मगध के साथ साथ जो है बंगाल में। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे जब वो नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे थे। इसको किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय, और ये चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है इकोनॉमिक्स पोर्शन से पूछा गया था, आपको बताना है कि पहली बार जो है फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्टिव जो है आपका सेल्फ रिलायंस को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था किस 5 ईयर प्लान में? 3rd में या फिर 2nd में या फिर 5th में या फिर जो फर्स्ट में? तो याद रखिए 3rd 5 ईयर प्लान में जो है पहली बार ऑब्जेक्टिव जो है आपका सेल्फ रिलायंस को इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3rd 5 ईयर प्लान। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां से आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एसएससी के एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हैं एसएससी का है आपका 5 ईयर प्लान। तो ये जो आपका आइडिया जो है 5 ईयर प्लान का बहुत ही सिंपल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली क्या करती है कि एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करती है, जिसमें आपको जो है इनकम्स और एक्सपेंडिचर जो भी आपके 5 ईयर्स का जो भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें आपका ये
इस डॉक्यूमेंट में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मेंशन होता है। क्लियर। और ये आपका जो बजट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का, ये इसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, नॉन प्लान बजट में और उसके साथ साथ जो है प्लान बजट में। और ये आपका नॉन प्लान बजट जो होता है वो स्पेंट जो होता है वो किस पे आपका जो है ऑन रूटीन आइटम्स पे, वो आप बोल सकते हैं ईयरली वाइज। और ये आपका प्लान बजट जो होता है उसमें स्पेंड किया जाता है 5 ईयर के बेसिस पे। और ये आप बोल सकते हैं इसको प्रायोरिटीज के बेस पे और इसको फिक्स भी किया जाता है प्लान के द्वारा। और ये आपका जो मॉडल जो इंडियन इकोनॉमी में जो है बेसिकली आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग जो आपका बेस्ट था 5 ईयर प्लान जो है आपका जो है 1951 से लेकर के जो है 2017, उसके बाद से आपका ये 5 ईयर प्लान को कंसेप्ट को जो है क्या किया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। 2017 के बाद से। और ये आपका जो 5 ईयर प्लान जो है ये बोल सकते हैं कि फॉर्मुलेटेड और ये इसको इम्प्लीमेंट और उसके बाद से जो रेगुलेटेड किया जाता था एक कमीशन के द्वारा। उस कमीशन का क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन। लेकिन प्लानिंग कमीशन को जो रिप्लेस भी किया गया था एक थिंक टैंक जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, कब जो है 2015 में। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था 1951 से लेकर के 1956। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है आपका ये थ्रस्ट बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, और ये आपका जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी आप ऐसा बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में। क्लियर। और ये आपका जो है प्रेजेंट किया जाता गया था किसके द्वारा? जो है फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ साथ जो है कहाँ पे? आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। और ये केन राज जो आपके यंग इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अर्ज करी थी इंडिया शुड, ये क्या हो जाएंगे आपके? इंडिया शुड हैस्टन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये किनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था? केन राज सर के द्वारा। ये आपके यंग इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या करी थी कि उन्होंने एड्रेस करी थी एग्रेरियन सेक्टर के में बेसिकली आपका जो है मेनली, और ये इंक्लूडिंग उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट डैम्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात करी गई थी आपके 5 फर्स्ट ईयर प्लान में। क्लियर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और डैम के साथ साथ इरिगेशन सिंचाई पे ह्यूज एलोकेशन भी उसमें दिया गया था, बोल सकते हैं भाखड़ा नांगल डैम में को जो है बनाने में उसका एलोकेशन भी किया गया था, बजट का एलोकेशन किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और ये आपका जो बेस्ट था ये एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ट था? तो आपको याद रखना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आपका ये बेस्ट था। क्लियर। और ये एम्फेसाइज था, इंक्रीज कर रहा था किसके? सेविंग्स को। और ये एंड ऑफ द 1956 ये जो आपका जो है 5 इंडियन इंस्टीट्यूट जो ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश भी किया गया था, आपको ये भी याद रखना। और ये टारगेट ग्रोथ जो होता था इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का वो 2.1% था, लेकिन अचीव्ड ग्रोथ कितना रेट था आपका जो है वो 3.6% है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि आपका ये सक्सेसफुल फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था। क्लियर। और ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो आपका ड्यूरेशन क्या था 1956 से लेकर के 61 तक। और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके साथ साथ जो है पब्लिक सेक्टर पे काफी फोकस दिया गया था। और ये ड्राफ्टेड और ये इसका प्लान जो किया गया था ड्राफ्ट और जो प्लान जो है किसके अंदर किसके लीडरशिप में ये किया गया था? तो आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस। क्लियर। और ये एम्फेसाइज करी थी उन्होंने जो है किस पे? क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे। और ये गवर्नमेंट इम्पोज्ड जो टैरिफ जो होता है और टैरिफ और किसके इंपोर्ट्स में जो प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अंडर इस प्लान के अंतर्गत, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये टारगेट ग्रोथ रेट कितना था? 4.5% था। और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है स्लाइटली लेस देन एक्सपेक्टेड। आपका जो 4.27 आपका क्या था कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन आपका जो है 4.5% तो आपका जो है टारगेट ग्रोथ था, लेकिन 4.27% हमें देखने को मिला। आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ रेट तो थोड़ा सा कम था। आप बोल सकते हैं कि जो आपका टारगेट ग्रोथ रेट था, टारगेट ग्रोथ रेट कितना था आपका जो है वो 4.5% था। नेक्स्ट आपका जो है प्लान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट प्लान आपका जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान था जिसका ड्यूरेशन 61 से लेकर के 1961 से 1966 तक था। और इसका फोकस क्या था? एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ जो है इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। और आप इसी में बोल सकते हैं कि जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था। क्लियर। और ये आपका जो है इसमें ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली आपका जो है वो क्या था कि आपका ये फेल हो गया था, क्योंकि टारगेट ग्रोथ 5.6% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट केवल और केवल अचीव किया गया था 2.4%। आप बोल सकते हैं हाफ से भी ज्यादा, हाफ से भी कम, क्योंकि हाफ भी आपका 5 का हाफ भी कितना हो जाएगा आपका जो है 2.5 होगा, लेकिन यहाँ पे अचीव ग्रोथ कितना हुआ था? बोल सकते हैं कि जो 2.4%। और ये फेल्योर होने के बाद से इसके रीजन भी थे। आप बोल सकते हैं कि इंडियन आपके कुछ वॉर भी हुए थे। क्लियर। इंडियन वॉर और उसके साथ साथ जो इंडो पाक वॉर हुआ था, और उसके बाद से जो है ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने के कुछ आपके रीजंस थे। और यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कि जो है इसके बाद से जो है प्लान हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा।
ये आपका मिला था बेसिकली जो है 1966 से लेकर के 1969 तक ये आपका ये प्लान हॉलीडेज 3 इयर्स का क्या था कि आपका ये प्लान हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट किया गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था 1969 से लेकर के 1974 तक, और इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द प्राइम मिनिस्टर। इसमें इसके लीडरशिप कौन थी, बोल सकते इंदिरा गांधी, और उसके साथ साथ जो इसको अटेम्प्ट भी करी थी, उनको जो भी आपके फेल्योर्स थे प्रीवियस फेल्योर्स उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करी थी उन्होंने। क्लियर। और ये आपका जो गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ 5 ईयर ये प्लान जो है वो किस पे बेस्ड था आपका जो है वो गडगिल फॉर्मूला पे आपका जो है वो बेस्ड था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये गवर्नमेंट ऑफ जो नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स और उसके साथ साथ ग्रीन रिवोल्यूशंस बूस्टेड एग्रीकल्चर भी जो है बोल सकते हैं कि इसमें क्या किया गया था, नेशनलाइज भी किया गया था। क्लियर। और उसके 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज भी किया गया था इस पर्टिकुलर, और उसके साथ साथ ग्रीन रिवोल्यूशन को भी बूस्ट किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये ड्रॉट प्रॉन एरियाज जो है प्रोग्राम किया गया था, इसमें लॉन्च भी किया गया था बेसिकली। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था आपका 5.6% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट आप बोल सकते हैं कि जो है 3.3% जो अचीव किया गया था इस पर्टिकुलर फोर्थ 5 ईयर प्लान में। सॉरी। नेक्स्ट आपका जो है 5 ईयर प्लान जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 1974 से लेकर के 1978 तक था, और ये आपका जो है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ साथ पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी हटाओ, इस पे बेसिकली आपका ये फोकस था। ये 5 ईयर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 5वें नंबर का जो 5 ईयर प्लान था जो आपका ये फोकस कर रहा था। 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट भी आपका जो अमेंड किया गया था, इनेबलिंग कर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की एंट्री हो गई थी, आप बोल सकते हैं कि पावर जनरेशन के साथ साथ ट्रांसमिशन में, और ये आपका इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो आप बोल सकते हैं एमएनपी का भी कॉन्सेप्ट भी आया था, और आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्लान, इस प्लान के पहले साल जो एमएनपी का कॉन्सेप्ट मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये किसके द्वारा इसको जो है प्रिपेयर किया गया था, एमएनपी को जो है, एमएनपी का आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि आपके फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इसका क्या मीनिंग था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था, और इसको प्रिपेयर किसने किया था, डीपी धर के द्वारा जो इसको प्रिपेयर किया गया था। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था 4.4%, लेकिन आपका जो है अचीव कितना हुआ था 4.8%, तो आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा ही आपका ये प्लान रहा था आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और ये आपका जो है ये 1978 में जो है बेसिकली न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो है उसने इस प्लान को जो है रिजेक्ट करी थी। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा जो इस पर्टिकुलर प्लान को रिजेक्ट किया गया था 1978 में, 1978। ये जो आपका रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है 2 इयर्स का 1978 टू 80, और ये आपका जो पीरियड ऑफ द इंस्टेबिलिटी, आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी नहीं थी इकोनॉमी, ये आपका पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी थी 1978 टू 80, ये आपका 2 इयर्स का रोलिंग प्लान था। क्लियर। और ये आपका जो है ये जो बदले में नेशनल इंडियन कांग्रेस ने 1980 में जो आपका रिजेक्शन मिला था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जो इंदिरा गांधी में री इलेक्शन भी हुआ था, री इलेक्शन भी हमें देखने को मिला था। क्लियर। और ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर रोलिंग प्लान से रिलेटेड। इस 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूं 1980 से 1985 तक ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, और ये आपका जो बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक लिबरेशन, और उसके साथ साथ जो एलिमिनेट किया गया था प्राइस कंट्रोल्स को, बेसिकली प्राइस के कंट्रोल्स को क्या किया गया था, एलिमिनेट किया गया था इस पर्टिकुलर प्लान में। और ये जो देखने को मिला था इसमें जो है आपका नेहरूवियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली आपका जो है इंड हुआ था, इट वाज सीन, ये देखा गया था कि इंड भी हुआ था नेहरूवियन सोशलिज्म का इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में। और आप बोल सकते हैं कि आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जाता है कि 6 5 ईयर प्लान में जो है नाबार्ड को 1982 में एस्टैब्लिश भी किया गया था। ये नाबार्ड क्या होता है, तो द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड को एस्टैब्लिश भी किया गया था 6 5 ईयर प्लान में जो है 1982 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था 5.2% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट आप बोल सकते हैं कि 5.7% को जो है बोल सकते हैं कि जो है अचीव किया गया था। और इट मीन्स ये इशारा करता है, ये बताता है कि ये प्लान आपका जो है वो 6 5 ईयर प्लान आपका जो है वो सक्सेसफुल रहा था। 7th 5 ईयर प्लान की अगर मैं बारे में बात करूं 1985 से लेकर के 90 तक इसका जो है आपका ड्यूरेशन था, 1985 से 1990, 1985 से 1990 तक इसका ड्यूरेशन था। क्लियर। और ये जो है आपके इसके किसके अंदर ये प्लान जो इसको किसके अंदर जो है इस प्लान को कौन लीड कर रहा था, आप ऐसा बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? राजीव गांधी जी थे। क्लियर। और उन्होंने स्ट्रेस या फिर इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थ्रू द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने आईटी सेक्टर पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस करी थी 7th फाइव-ईयर प्लान में, राजीव गांधी जी के द्वारा जो फोकस किया गया था। और आपको याद रखना है, जिससे आप बोल सकते हैं जो आपका आउटकम जो आया था ना 6th फाइव-ईयर प्लान का, बहुत अच्छा आया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था, रोबस्ट कर रहा था, जो आपका बेस जो था आपका सक्सेस ऑफ द 7th फाइव-ईयर प्लान को, ये बेस कहीं ना कहीं ये तैयार कर रहा था। और ये इम्फेसाइज कर रहा था एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को, और उसके साथ साथ जो है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ जो है ये मेक इंडिया, जो भी आपका टेक्नोलॉजी उसको क्या करो आप इंडिया में ही बनाओ, टू मेक इन इंडिया इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, और अपने इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाओ। कहीं ना कहीं ये आपका जो है एम्फेसाइज कर रहा था, ये पर्टिकुलर आपका इस पर्टिकुलर फाइव-ईयर प्लान में हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। और ये फोकस बोल सकते हैं कि अटेन प्री रिक्विजाइट सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ बाय 2000 तक, ये कहीं ना कहीं ये सेल्फ सस्टेन ग्रोथ की बात की जा रही थी। क्लियर। उसको अटेंड करने की बात की जा रही थी। और टारगेट ग्रोथ कितना था आपका? 5.0% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है 6.01% तक ये रीच गई थी। क्लियर। तो ये भी प्लान आप बोल सकते हैं कि आपका सक्सेसफुल ही रहा था, क्योंकि 5.0 ग्रोथ रेट टारगेट था, लेकिन मिला था कितना आपका जो है 6.01%। नेक्स्ट आपका जो है एनुअल प्लान का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था 1990 से 1992 तक, 1990 से 1992 तक। और ये आपका 8 फाइव-ईयर प्लान जो है ये आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में, और ये फॉलोइंग ईयर्स 1991 और ये 1991 टू 92 तक ये आपका ये जो है ट्रीटेड किया गया था एनुअल प्लान्स में। 2 ईयर्स का आप ये एनुअल प्लान आप ऐसा बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया उस समय क्या कर रहा था कि क्राइसिस से फेस कर रहा था। किस क्राइसिस का नाम क्या था? एलपीजी मॉडल का कॉन्सेप्ट। उस क्राइसिस को बोल सकते हैं कि जो है उस क्राइसिस को फेस करने के लिए जो है एक एलपीजी मॉडल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। और ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के जो भी इकोनॉमिक की खस्ता हालत हो रखी थी इसको ग्रैपल करने के लिए। और ये प्रॉब्लम के समय जो है प्राइम मिनिस्टर जी कौन थे आपके जो है? पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपके जो है? आप उनका नाम बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपके जो है? मनमोहन सिंह जी थे। क्लियर। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। 5 प्लान की अगर मैं बात करूं, इसका ड्यूरेशन था 1992 से लेकर के 1997 तक, 1992 से 1997 तक। और इस समय जो है इंडिया बिकम पार्ट बनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये मेंबर बनी थी। 1 जनवरी 1995 में इंडिया पार्ट बनी थी किसका? जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पार्ट बनी थी। और ये जो भी आपके टारगेट ग्रोथ था वो 5.6 था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ आप बोल सकते हैं कि जो है इनक्रेडिबल 6.8% क्या हुआ था आपका, ये अचीव किया गया था। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 9th फाइव-ईयर प्लान के अगर मैं बारे में बात करूं 1997 से लेकर के 2002 तक ये हमें देखने को मिलता है। इस समय आपके जो है इंडिया जो है मार्क कर रही थी 50 ईयर इंडिपेंडेंस का, और ये अटल बिहारी वाजपेयी उस समय क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर। और ये एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करी गई थी इस पर्टिकुलर 5-ईयर प्लान में, और सोशल स्फीयर्स टू अचीव कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी। क्लियर। और इस समय जो है टारगेट ग्रोथ रेट आपका जो एस्टिमेट किया गया था 7.1%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला था शॉर्टर टू 6.8% देखने को मिला था। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये कम था, जो आपका जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट था उससे आपका ये 6.8 देखने को मिला था। क्लियर। नेक्स्ट 5-ईयर प्लान है आपका जो है वो आपका 10th फाइव-ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 2002 से 2007। और ये जो आपका फीचर्स जो भी इस प्लान का था प्रमोट कर रहा था, कहीं ना कहीं इनक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही थी, और उसके साथ साथ जो है इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये आपका जो इंटेंड कर रहा था 8% आपका जीडीपी ग्रोथ पर ईयर। और ये आपका जो एम क्या था इस पर्टिकुलर जो है आपका प्लान का जो है पॉवर्टी को हाफ, और उसके साथ साथ जो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट को जो जनरेट करना, उसके साथ साथ जो 80 मिलियन पीपल को लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। इसके बाद से इसका एम था जो आप बोल सकते हैं कि इसको रिड्यूस करना, रीजनल इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करना। और ये ऑल्सो इनका एम्फेसाइज था, उन्होंने एम्फेसाइज करी थी, आप ऐसा बोल सकते हैं जेंडर गैप्स को कम करने की बात कही गई थी, फील्ड ऑफ द एजुकेशन एंड द वेज रेट्स बाय 2007 तक। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। टारगेट ग्रोथ कितना था? 8.1 था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है 7.6% जो इसको ये अचीव किया गया था। 11th फाइव-ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 2007 से 2012 तक। ये आपका जो 11th फाइव-ईयर प्लान का जो है सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हैं इंक्रीज इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन। इस पर्टिकुलर 5-ईयर प्लान में जो है वो आपका जो इंक्रीज करने की बात गई थी इनरोलमेंट में हायर एजुकेशन में, और उसके साथ साथ की फोकस
क्या कर रहा था पर्टिकुलर प्लान जो डिस्टेंट एजुकेशन एज वेल एज IT इंस्टीट्यूट्स को लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का। और ये राइट ऑफ टू एजुकेशन एक्ट जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2009 में, लेकिन आपका इफेक्ट कब हुआ था? 2010 में। और इस पर्टिकुलर राइट टू एजुकेशन के बोल सकते हैं कि जो है के द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन के द्वारा जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों तक को 6 to 14 ईयर्स आप ऐसा बोल सकते हैं एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात कही गई थी। इसका जो मेन थीम क्या था? रैपिड एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका क्या था जो मेन थीम था। और ये कहीं ना कहीं एम और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और उसके साथ साथ रिडक्शन जो है जेंडर इनइक्वालिटी की बात जो इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का एम था। क्लियर? और ये सी रंगराजन का नाम आप याद रख सकते हैं, उन्होंने प्रिपेयर करी थी 11th 5 ईयर प्लान को, सी रंगराजन। और ये फोकस क्या था उनका जो है लेड ऑन द प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा कब तक? आपका जो है फॉर ऑल बाय 2009 तक। और उसके बाद से आपका जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टारगेट ग्रोथ रेट 9% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हमें ऑब्टेन हुआ था? 8%। 12 5 ईयर प्लान और ये आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था जिसका ड्यूरेशन 2012 से लेकर के 17 तक था। और ये लास्ट 5 ईयर प्लान था जिसका थीम क्या था? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका जो है इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि थीम था इस पर्टिकुलर 12 5 ईयर प्लान का। और उसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं कि जो है टारगेट ग्रोथ रेट कितना था? 9%। बट इन 2012 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो प्रूव किया गया था कि ग्रोथ रेट जो है आपका जो 8%, ये आपका जो किसके लिए? फॉर द 12 5 ईयर प्लान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है इकोलॉजी टॉपिक से पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका जो है ये इसका कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है इकोसिस्टम में, ये जो है बेसिकली जो है ये किससे मिलकर के बना होता है? और ये प्रोडक्टिविटी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको जो क्लास 12th इकोलॉजी टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा, इकोलॉजी टॉपिक में। ओके, और मैं इस क्वेश्चन को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, तो आप इंजॉय कीजिए बहुत अच्छे से। प्रोडक्टिविटी जो होता है इकोसिस्टम का, ये किससे मिलकर के बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मिलकर के बना होता है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से मिलकर के बना होता है, या फिर नेट प्रोडक्टिविटी और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स कंजप्शन से मिलकर के बना होता है, या फिर एनपीपी। एनपीपी स्टैंड्स फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन 4 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आपका प्रोडक्टिविटी जो होता है वो एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और आपका जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप जीपीपी से मिलकर के ये बेसिकली आपका ये बना होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी जो होता है बेसिकली आपका जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास का जो प्रोडक्शन जो होता है इसके रेट को ही हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये आपको इंपॉर्टेंट फोकस करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है ना, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है जीपीपी माइनस आर इक्वल टू क्या होता है? एनपीपी जो होता है। इस फॉर्मूला में आपको जो है ध्यान ये देना है कि बेसिकली आपका ये आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आर बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? आर जो है बेसिकली आपका रिस्पायरेशन लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? रिस्पायरेशन लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ये बेसिकली आपका ये अवेलेबल होता है बोल सकते हैं कि जो किसके लिए? बायोमास के लिए, जो बेसिकली आपका कंजप्शन टू द हेटेरोट्रॉप्स। ये हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? आपके जो है ऐसे प्लांट्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट होते किसी ग्रीन प्लांट्स पे, और ये ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से अपना भोजन खुद वो प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो भी आपके ह्यूमन बींग्स या फिर अदर एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्लांट्स में, तो वो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स के बाद बेसिकली जो है क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। जो भी आपके हर्बीवोर्स क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और ये डिकम्पोजर्स आपके जो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जो है वो डिकम्पोजर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, आपके कुछ फंजाई भी होते हैं जो आपके यूनिसेलुलर फंजाई, वो आपके डिकम्पोजर्स की तरीके से वर्क करते हैं एक बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय किसके द्वारा? कंज्यूमर्स के द्वारा। जो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो रेट होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, न्यू ऑर्गेनिक
मैटर का जो फॉर्मेशन जो होता है किसके द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली आपका डिपेंडेंट होता है किस पे, प्लांट्स स्पीसीज पे, जो आपके वो इनहैबिट और बेसिकली उसका ये वास स्थान होता है वो पर्टिकुलर एरिया में। और ये आपका डिपेंड भी करता है वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी आपका जो है वो डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या फिर नहीं है, या फिर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स की है या फिर नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये वेरीज भी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम्स में। ये आपका जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्लियर। और ये आपका जो है एनुअल और एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो होल बायोस्फीयर में अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं लगभग जो है 170 बिलियन टन हमें देखने को मिलता है। ड्राई वेट है बेसिकली आपका ये ऑर्गेनिक मैटर का। और इसके बाद से जो है डिस्पाइट ऑक्युपाइंग बोल सकते हैं 70% जो होता है आपका सरफेस का, ये प्रोडक्टिविटी होता है आपका ओशियंस का। इसलिए आप बोल सकते हैं केवल और केवल 55 बिलियन टन ही हमें देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ कोर्स क्या होता है कि हमें ये लैंड का पार्ट होता है। यार तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था जिसके बारे में आपको आइडिया रखना है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक बायोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको बताना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, वो बेसिकली आपका ये हेल्प करता है और ये फैसिलिटेट, इट मींस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसके एक्शन के लिए, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है कि एंजाइम होता है, और ये ऑल द एंजाइम्स, सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं आपके प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स आपके एंजाइम्स नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एंजाइम के बारे में कही जाती है। और ये पेप्सिन जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये प्रोटीन को ये क्या करता है कि ये पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है, पेप्टाइड्स में। और ये प्रोटीन की यूनिट क्या होता है, प्रोटीन की यूनिट आपसे पूछा जाता है एमाइनो एसिड होता है, क्लियर। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको आंसर करना है कि हाइड्रोक्लोरिक कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पेप्सिन के एक्शन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, बेसिकली आपका क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ये बेसिकली जो है किसके एक्शन के लिए, पेप्सिन एंजाइम के एक्शन के लिए। या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप HCl भी कह सकते हैं। HCl में बोलूंगा आपसे, कुछ समझना है बेसिकली। HCl ये आपका हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ द पेप्सिन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। या फिर HCl आपका जो है वो क्रिएट करता है एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम को हम बेसिक मीडियम भी बोलते हैं, जो आपका फैसिलिटी होता है किसके एक्शन के लिए, एंजाइम पेप्सिन के एंजाइम के एक्शन के लिए। या फिर HCl जो होता है वो आपका क्रिएट करता है बेसिक मीडियम क्रिएट करता है, जो आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसके एक्शन के लिए, पेप्सिन एंजाइम के एक्शन के लिए। तो इसमें से बेसिकली आपका जो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपका ये HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेसिकली आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो आपके एंजाइम पेप्सिन के लिए क्या बोल सकते हैं कि एप्रोप्रिएट कंडीशन होता है, क्लियर, जिसपे आपका एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो फंक्शन करता है, पेप्सिन एंजाइम। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का इमेज मैं इंसर्ट किया हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आप अगर मैं बात करूँ कि ये आपका ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, आप यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल पे फोकस कीजिए। एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इमेज है, NCERT से मैंने इसको इंसर्ट किया है, NCERT बुक से। तो ये जो आपका इमेज जो है ना, इस इमेज की अगर मैं बारे में बात करूं तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का इमेज है। टंग से लेकर बोल सकते हैं कि माउथ से लेकर के एनस तक आपका एलिमेंट्री कैनाल फैला होता है। माउथ ये आपको बक्कल कैविटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये माउथ, और उसके बाद से बक्कल कैविटी। देन ओइसोफेगस को हम फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। क्या किस नाम जानते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। उसके बाद से ओइसोफेगस कहाँ ओपन होता है, आपका स्टमक में। और स्टमक आपका जो आप यहाँ पे देखिए, स्टमक आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये ये आपका स्टमक जो है पैंक्रियाज, देन आफ्टर आपका जो है देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका जो है बड़ा वाला जो ये वाला जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, रेक्टम एंड एनस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। यहाँ पे बेसिकली आपका जो है ये फिनिश हो जाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो इस इंपॉर्टेंट इमेज से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से समझना है। आपको याद रखना है कि जो है बाइल जो है इसको कौन सीक्रेट करता है, तो लीवर के द्वारा जो है बाइल को सीक्रेट किया जाता है। और ये बाइल जो होता है आपका कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये डायाफ्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायाफ्राम है, क्लियर। और ये डायाफ्राम का इमेज है, और ये आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन का ये कोलन वाला पार्ट है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और ये देखिए इस लाइन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, जो आपका फैसिलिटीज जो होता है एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ये आपका सीधी सी लाइन जो है NCERT बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास 10th NCERT, चैप्टर नेम है आपका जो है बायोलॉजिकल
प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, सॉरी नॉट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस नाम के जो है चैप्टर में आपका एक पर्टिकुलर लाइन देखने को मिल जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी है जिसको आप रीड कर सकते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ बायोजूस के बारे में। उसके बाद से जो है कुछ इंपॉर्टेंट पैंक्रियाट्स जो है वो आपका सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें आपके एंजाइम्स देखने को मिलता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। लाइपेज जो होता है आपका ये फैट्स को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये आपका जो है एंजाइम जो प्रेजेंट होता है फाइनली कन्वर्ट होता है प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड्स में। और ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये फैट जो होता है किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। डाइजेशन के दौरान जो है प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट आपका जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और ये फैट जो होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। और ये विलाई के बारे में आप याद रख सकते हैं। विलाई बोलते हैं इसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है विलाई। क्लियर। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा जो भी आपका रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो होता है रिमूव कर दिया जाता है किसके द्वारा? एनएस के द्वारा। बाय द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल को रेगुलेट किया जाता है एनल स्फिंक्टर के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसको आपको याद रखना है। डेंटल कैरीज के बारे में बात करें तो टूथ डीके के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होता है किसका? आपका जो इनेमल का। इनेमल आपका जो है बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। और ये इनेमल जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? तो आप बोल सकते हैं कि टीथ में देखने को मिलता है। ये टीथ का ही पार्ट होता है, ह्यूमन टीथ का पार्ट होता है इनेमल। और ये हार्ड पार्ट होता है। इसी का डिक्के होना या फिर सॉफ्टनिंग बोल सकते हैं किसके नाम से जाना जाता है? डेंटल कैरीज या फिर जो है टूथ डीके के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो बैक्टीरिया जो होता है ना वो एक्ट करता है, शुगर जो आपका प्रोड्यूस किया जाता है किस पे? शुगर्स पे। और कुछ एसिड सीक्रेट करता है बैक्टीरिया, और जो आपको ये सॉफ्टन करता है किसको जो है? या फिर डीमिनरलाइज बोल सकते हैं इनेमल पार्ट को। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का आप ऐसा बोल सकते हैं 1979 में जो है उनको नोबेल प्राइज बोल सकते हैं कि जो है शेयर किया गया था किसके साथ? जो है जॉर्ज विटिक के साथ। किसके डेवलपमेंट के लिए? फॉर द यूज ऑफ द बोरॉन एंड द फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स। उन्होंने बेसिकली जो है बोरॉन और के साथ साथ जो है फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड की उन्होंने जो है डेवलपमेंट करी थी। और ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स था किसके लिए? आपका जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या होता है? आई होप अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आने वाला है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बेसिकली आपका ये हायर लेवल पे एमएससी अगर आप केमिस्ट्री से करने जा रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं अगर तो ये आपका ये अलग पेपर ही होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की जाती है। आप ऐसे समझिए। क्लियर। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपका ये ओएस फर्स्ट भी होता है, ओएस सेकंड भी होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। क्या आपका एमएससी लेवल पे ये अलग आपका एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और ये आपका रिएजेंट्स होता है वो बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है। रिएजेंट्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए। तो ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा अटपटा सा पूछा गया था। 1979 का नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया था, केमिस्ट्री क्षेत्र में दिया गया था। तो इसमें शेयरिंग किसके साथ करी थी? जॉर्ज विटिक ने शेयरिंग करी थी हर्बर्ट सी ब्राउन के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो भी ऑप्शन है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप माइंड में रख सकते हैं। ये आपके जो है अर्ने टिसेलियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये स्वीडिश बायोकेमिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में जो है इनके किसके वर्क के लिए? इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसके साथ साथ जो एडजॉर्प्शन एनालिसिस। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, आपको बताना है। और ये नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में 1983 में जो है इनको अवार्ड किया गया था हेनरी टॉवे सर को। और ये हेनरी टॉवे सर का नाम आप जब आप कॉम्प्लेक्स का जो है यहाँ पे देख भी सकते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म जो होता है इसके बारे में उन्होंने जो है इन पे उन्होंने वर्क करी थी हेनरी टॉवे सर ने जो है। तो ये भी आपको जो बीएससी लेवल के केमिस्ट्री में देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जो है जिक्र थोड़ा बहुत है आपके 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन आपका ये जो मैकेनिज्म जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आपके बीएससी और एमएससी लेवल पे ही देखने को मिलता है अगर आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री से है तो बेसिकली आपको उस पर नहीं जाना है। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक आइडिया है, आप भूले ना पॉइंट को हेनरी टॉवे सर के नाम के लिए। क्लियर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के लिए किनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1983 में? तो हेनरी टाइबे सर का नाम आप याद रखेंगे। नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री में 1902 में दिया गया था किनको? जो है एमिल फिशर। एमिल फिशर सर जो है बेसिकली एंजाइम का एक मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल जो इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था, एमिल फिशर सर के द्वारा ही। तो ये बेसिकली जो है लेकिन इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1902 में जो शुगर के साथ साथ जो प्यूरिन सिंथेसिस। और ये प्यूरिन क्या होता है? व्हाट इज प्यूरिन? तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, दो बेस का नाम आपने सुना होगा, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो जो आपका एडेनिन और ये आपका जो है ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन बेस होते हैं। जो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए की डिस्कवरी किसने करी थी? इसका आंसर जो है बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स देते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होगा आपका जो है वॉटसन एंड क्रिक होगा। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दी थी डबल हेलिक्स मॉडल, इसकी डिस्कवरी जो है किसने करी थी? फ्रेडरिक मिस्टर ने करी थी। फ्रेडरिक मिस्टर, उन्होंने बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करी थी। तो न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका डीएनए होता है और एक आपका आरएनए होता है। तो बेसिकली डीएनए की डिस्कवरी का श्रेय जो एमिल फिशर को ये आपका जो है फ्रेडरिक मिस्टर सर को जाता है, और ये आपका जो है डीएनए की डिस्कवरी भी उन्हीं को जाता है। क्लियर? तो ये आप अच्छे से इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो जो आपका एडेनिन और ग्वानिन और ये आपके प्यूरिन बेस होते हैं, और ये थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, टीसीयू, ये टीसीयू आपके जो है पायरिमिडिन बेस होते हैं। और एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन चारों बेस आपको देखने को मिलेगा जो है किसमें? डीएनए में देखने को मिलेगा। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और उसके साथ साथ जो है यूरासिल और उसके साथ साथ जो है आपको ये ग्वानिन और ये आपका जो है साइटोसिन, उसमें जो एब्सेंट होता है थायमिन की जगह पे यूरासिल का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है आरएनए के केस में। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, जो आपके डीएनए में कौन से प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेस पाए जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का जो है, जो आपका अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2020-11 जो मेल लिटरेसी रेट था इंडिया में कितना था? 81.14% या फिर 82.14% या फिर जो है 84.14% या फिर 83.14%। तो याद रखिए इंडिया में जो है मेल लिटरेसी रेट कितना था अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 82.14%। आप यहाँ पे डाटा को रीड कर सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। ये जो अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस लिटरेसी रेट इंडिया में कितना था? 74.04%। और ये अगर मैं बात करूं इसको कंपेयर करते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट से, तो कहीं ना कहीं ये यंग लिटरेसी रेट अबाउट 9% आपका जो क्या था कि आपका ये एडल्ट लिटरेसी रेट आपका जो है कितना था? ये हायर था कि आपका ये यंग लिटरेसी रेट। क्लियर? 9% हायर था किससे? एडल्ट लिटरेसी रेट से। और ये आपका जो है मेल लिटरेसी रेट कितना था? 65.46 था अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। और ये आपका जो है हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट आपका जो है केरल स्टेट को देखने को मिलता है 94%। और मिला था बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, देन त्रिपुरा, देन गोवा। और ये लोवेस्ट लिटरेसी रेट इंडिया में बिहार स्टेट का है 61.81%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस किया लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के बारे में। इसी के साथ आपका जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 जनरल अवेयरनेस सेक्शन का टोटल आपके जो भी 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 दिसंबर 2022 में, जो आपका ये 11:45 AM से लेकर के 12:45 PM के बीच में जो आपका ये पर्टिकुलर शिफ्ट था। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।